हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं खास प्रश्नों की श्रृंखला। जैसा कि हम आपके साथ हमेशा बताते चले हैं कि जब हम चैप्टर कंप्लीट कराएंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। साथ में कुछ नए क्वेश्चंस भी एडअप करके उसमें आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है, किस चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। आप जाके पहले थ्योरी का वीडियो देखिए, फिर आके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा, पेन कॉपी लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बाद में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा कौन सा है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न से किससे संबंधित है। तो मैंने बताया था कि जैसे आप पहला ही खोलेंगे, पहला ही उसमें थ्योरी में आपको तुरंत पता चल जाएगा। हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइसिस या सुकरात को दी जाती है, तो हेरोडोटस को दी जाती है इतिहास के पिता की पदवी। हालांकि ये बहुत ही पुराने समय से है, 5वीं सदी ईसा पूर्व से इनका काल माना जाता है, कि यानी कि बहुत लेटेस्ट है। इन्हें इतिहास का पिता, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, हिस्टोरिका नामक बुक लिखी हुई है, जो कि बहुत ही फेमस है, और यहीं से कहा जाता है कि इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। और इस भारत से उसमें है क्या, अगर पूछा जाए तो ये भारत और फारस के संबंधों का विवरण है। भारत एवं फारस के, उस टाइम पे फारस जो हुआ करता था, वहाँ के संबंधों का विवरण है इस पुस्तक में। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो आपने देखा होगा वीडियो, तुरंत आंसर याद आ जाएगा। अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी हुई है, तो मुद्रा राक्षस लिखी गई विशाखदत्त के द्वारा। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, सूरदास, दंडिन, तुलसीदास या कालिदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दंडिन ने 10 कुमार चरितम की रचना की है। 10 कुमार चरितम किसने लिखा है, भारवी ने, बिल्लर ने, दंडी ने या सोमदेव ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दंडी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, बाणभट्ट ने, चंद्रबरदाई ने, हरिसेन ने या कालिदास ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव या जानकी हरणम। तो तुरंत आपको याद आ गया होगा कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल ही गलत है। जानकी हरणम इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। उल्टा जानकी हरणम किसके द्वारा लिखा गया है, तो जानकी हरण कुमार दास नामक कवि हैं, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, मेघदूतम, कुमार संभव, उत्तर रामचरितम या ऋतु संहारम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका 100% सही उत्तर जो आप सोच रहे हो वही होगा, उत्तर रामचरितम इनके द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, बाकी सब इन्हीं के द्वारा लिखे गए। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन अगर पूछा जाए आपसे, तो इसको महाकवि भवभूति ने लिखा था, भवभूति द्वारा रचित पुस्तक। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से, सूर सागर से, नाद विनाश से या सूफी नावा से। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको हम डाल के देंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे माना जाता है, नाट्य शास्त्र को ही माना जाता है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। तो कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी की, जो कि कश्मीर को जानने का इतिहास है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से या कृष्णदेव राय के शासन से। तो अभी मैंने आपको बताया कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, जिसमें कश्मीर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, वेदव्यास द्वारा, पाणिनि द्वारा, सुखदेव द्वारा या वाल्मीकि द्वारा। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। कल्हण की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो लिखी थी, किसने लिखी थी ये पूछ रहे हैं, संध्या कार्निंदिन, वाकपति, वाणभट्ट या बिल्लन। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकपति ने लिखी हुई है राजतरंगिणी गौडवाहो की रचना। यह पुस्तक 8वीं सदी में लिखी गई थी और प्राकृत भाषा में है। यह एक ऐतिहासिक काव्य जिसमें कन्नौज के शासक कौन थे, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, अर्थशास्त्र, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से। तो चरक संहिता किससे संबंधित है, चरक संहिता बिल्कुल चिकित्सा ही संबंधित है। चरक ने लिखी थी ये पुस्तक, मैंने आपको पहले भी बताया था। वारामहर की पंच सिद्धांत का आधारित है, पर्शियन ज्योतिर्विद्या पे, यूनानी ज्योतिर्विद्या पे, ईरानी ज्योतिर्विद्या पे या मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पे। तो आपने वीडियो देखा होगा तो तुरंत आंसर आपको याद आ गया होगा
कि इसका आंसर क्या है, मैंने उसमें आपको बताया हुआ एकदम क्लियर कट। किससे संबंधित है? यह यूनानी ज्योतिर्विद्या पे आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कालिदास ने रघुवंश लिखी है, भास ने स्वप्नवासोत्तम लिखी है, सुबंधु ने कादम्बरी लिखी है, या हर्ष ने रत्नावली लिखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुबंधु कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक नहीं है। उल्टा कादम्बरी किसने लिखी है? कादम्बरी लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक किसने लिखी है? संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, या फारसी महाकाव्य। पूछ रहे हैं कि किससे संबंधित है यह, क्या इसमें किस चीज को आधार बना के मिलिंद पन्हो को लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है। और यह किससे संबंधित है? यह बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, और उनका संवाद है किसके साथ? उनका यवन शासक था जिसका नाम था मिनेंडर। यवन शासक था जिसका नाम था, क्या था? मिनेंडर। उसके साथ इनके संवाद की बात की गई है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता? अभी मैंने बताया डायोडोरस सेकंड, डेमेट्रियस, मिनांडर या स्ट्रेटोपस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनांडर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन या कुमारिल भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नागसेन थे। मैंने आपको बताया भी था, आप अगर देखेंगे थियरी वाला वीडियो जाके तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। राजतरंगी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन था? जय सिंह, हर्ष, गोविंद चंद या जयचंद। जब वो पुस्तक लिख रहे थे तो उस टाइम पे जयसिंह शासक हुआ करता था। कश्मीर का शासक जयसिंह था। उसका टाइम पीरियड क्या था? 1128 से लेके 1149 के बीच में माना जाता है इसका टाइम पीरियड, जहाँ पे राजतरंगिणी में कहा जाता है कि कुल 8 तरंग हैं और 8 तरंग में 7826 श्लोक लिखे हुए हैं। जिसको ठीक है प्रथम 3 चरण जो है देखा जाएगा तो इसका क्या है? अत्यंत प्राचीन कालीन इतिहास है। उसके बाद के चौथे छठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है, और 7वें 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास इसमें अंकित है। कलहड़ की राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? देखिए प्रश्न आ गया 8, 9, 10 या 11। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। कलहड़ की राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया था? मैंने बताया था, थियरी वाला वीडियो देखे होंगे तो याद आया होगा। विल्लन या मेरुतुंग ने, विल्लन या मम्मट ने, जोनराज या मेरुतुंग ने, या जोनराज या श्रीवर ने। तो इसका सही उत्तर होगा जोनराज एवं श्रीवर ने। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की, बाणभट्ट की, भवभूति की या भास की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अश्वघोष की रचना है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्सायन या हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि 3 पुस्तक लिखी थी, ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई है। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता या अष्टांग हृदय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहत संहिता जो है वो क्या है? संस्कृत में लिखित है और विश्वकोशीय ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैंने आपको बताया था इसकी रचनाकार वारामिहिर जी हैं, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? जैन साधु थे, नाटककार थे, मंदिर वास्तुकार थे या दार्शनिक थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ नए क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये नाटककार हुआ करते थे। भवभूत, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे, और 8वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है, सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जैसे महावीर रचित, मालती माधव, उत्तर रामचरितम इनकी फेमस पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्यगुप्त का नवशासन चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्त या उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो परमार राजवंश के बारे में जानकारी देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तीनों की तीनों चीज़ें परमार राजवंश के बारे में जानकारी देती हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखी है, मुद्रा राक्षक विशाखदत्त ने लिखी है, सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखी थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी के सामने चल में हर्ष है, ठीक है। तो कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई है। उल्टा कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो कर्पूर मंजरी के लेखक कवि राजशेखर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। शाकुंतलम किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, वेदव्यास ने, कालिदास ने या भवभूति ने
तो शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई? शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई। आपने थ्योरी देखी होगी तो याद आ गया होगा आपको तुरंत। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है पूछ रहे हैं? मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम या विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, इसमें से कौन सी कालिदास की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम। कालिदास ने नहीं लिखी है। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी है? मृच्छकटिकम शूद्रक नामक लेखक द्वारा लिखी गई है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था पुष्यमित्र सुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त। आपको मैंने उसमें थ्योरी वाले वीडियो में बताया था कि इसका कौन था? अग्निमित्र इसका नायक था। और अग्निमित्र के बारे में ही है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र हुआ करता था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था कौन? अग्निमित्र। और इसी के बारे में प्रणय कथा है किसकी? मालविका और अग्निमित्र की। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। स्वप्नवासवदत्ता, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत या रत्नावली। अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल वही सही आंसर है, मालविकाग्निमित्र। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूत या राजशेखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसकी रचना भास नामक लेखक ने की है और ये 13 नाटकों में उपलब्ध है। खास तो बात है कि 13 नाटकों में उपलब्ध है और इसमें चारुदत्त और महाकवि भास की प्रमुख रचनाएं भी सम्मिलित हैं। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? जयदेव, सूरदास, केशव या मीरा। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं। ये अंतिम सेन शासक थे। अंतिम सेन शासक, सेन शासक कहाँ के हुआ करते थे? सेन शासक बंगाल के हुआ करते थे। और अंतिम सेन शासक जिनका नाम क्या था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन उनके आश्रित कवि हुआ करते थे और इन्होंने किसकी रचना की है? गीत गोविंद की। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? देखिए प्रश्न आ गया। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? धोई, गोवर्धनाचार्य, जयदेव या लक्ष्मण सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो मुझे लग रहा है सबसे सरल क्वेश्चन है इसमें से, आपको तुरंत याद आ गया होगा। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता या महाभारत। तो यह गीता में कहा गया है। क्या कहा गया है? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यानी कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। जा यहाँ वह अन्यत्र भी, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं। निम्न में से किस ग्रंथ में यह बात कही गई है? रामायण में, महाभारत में, गीता में या राजतरंगिणी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसे महाभारत में उल्लेखित किया गया है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरिस्सागर या शकुंतला। तो आपको मैंने बताया था बहुत ही अच्छे से कि 15 भारतीय भाषाओं में, 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो कौन सा है? ये पंचतंत्र है, जिसको लिखा किसने है? जिसको विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी कालिदास द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा, तुलसीदास द्वारा या रैदास द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या लल्ल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भास्कर जो है इस सब चीज़ के लिए फेमस थे और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसी पुस्तक में इन्होंने बीज गणित से काफ़ी कुछ, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों हैं एक्चुअल में, लेकिन इनके बाद अगर देखा जाए, अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर निकल के आएगा कि भास्कर, क्योंकि इन्होंने पुस्तक लिखी थी लीलावती में, जिन्हें बीज गणित के बारे में इन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके से जानकारी दी है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, अभी मैंने बताया, रामानुज, कौटिल्य, अमर सेन या भास्कराचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय राजनीतिक, भारतीय गणितिक एवं खगोल शास्त्री, भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। अगर आप थ्योरी देखे होंगे तो इनके बारे में मैंने बताया कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? मैंने आपको थ्योरी में बताया था, तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए। भास्कर ने, वाराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने या आर्यभट्ट ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही आर्यभट्ट ने की। मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन,
महेंद्र वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महेंद्र वर्मन ने इसको लिखा हुआ है। एक तरह से टॉन्टिंग वे में लिखा गया है, ठीक है। और एक सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में कटाक्ष करती हुई एक पुस्तक है, जो कि अलग अलग आडंबर, जैसे कि आज की डेट में भी बहुत सारे आडंबर किए जाते हैं, उसी पे कटाक्ष करते हुए इन्होंने लिखा हुआ है पुस्तक को। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धतियों से। तो मनुस्मृति है समाज व्यवस्था से, उस टाइम पे नियम कानून कैसे बनेंगे, इस तरह से मनुस्मृति में। मनु जो है पहले विधि निर्माता भी माने जाते हैं और इनकी पुस्तक इसी पे आधारित है, सामाजिक व्यवस्था से। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता किसे कहा जाता था? अशोक को, आर्यभट्ट को, मनु को या वात्स्यायन को। तो अभी मैंने बताया मनु को। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? पाणिनि को, कौटिल्य को, मनु को या कपिल को। तो इसका सही उत्तर कैसे हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु को। शून्य का आविष्कार किया था, मैंने आपको बताया था, आर्यभट्ट ने, वाराहमिहिर ने, भास्कर प्रथम ने या किसी अज्ञात भारतीय ने। हालांकि इसका उत्तर दिया गया किसी अज्ञात भारतीय ने, लेकिन बहुत जगहों पे हमें बताया गया कि आर्यभट्ट ने किया गया, लेकिन आप इसे उत्तर मारिए किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य की खोज की थी रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने, सुमेरियों ने। तो इसका 100% सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका 100% सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीयों के द्वारा ही शून्य की खोज की गई थी। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, वीणा, सरोद या तबला। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में आता है। हालांकि जबकि सितार, सरोद और तबला जो है मध्यकालीन में तीनों का आविष्कार हुआ था, सबसे प्राचीन यंत्र जो है वीणा है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि थ्योरी देखने के बाद आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए, साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी आपको पता चले, वो भी मैं बताएगा आपको कैसे लगे। और आप अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। साथ में आप क्या कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेरों अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आपको अगर पूरे वीडियो के PDF फाइल चाहिए बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके उस पर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF और वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।